आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कक्षा 12 की फिजिक्स। जैसे कि आपने देखा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ है, आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स करने वाले हैं। और ये जो आपके लिए फिजिक्स इस टाइम बहुत ज़्यादा लास्ट में स्टार्ट करी गई है, इसका एक पर्पज़ है क्योंकि अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, उसे देखते हुए बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई और पेपर लगभग आ ही गए, मान लीजिए आप। तो उसे देखते हुए जैसे कि आपको पता है कि पेपर सर पे है और बच्चों की याद भी नहीं है, तो उसे देखते हुए एक ट्रिकी के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आशा है कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम सिर्फ उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यदि हम एक क्वेश्चन को 1 या 2 घंटे के लिए डिस्कस करने लगे तो लगभग आशा है कि आपका जो सिलेबस है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसे देखते हुए हम क्या करेंगे, आज बहुत छोटा टॉपिक लेंगे, पहला चैप्टर लेंगे, उसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी जो हमारे पास सीरीज चलेगी उसे लेंगे, है ना। लगभग आशा है कि एक जो हमारा चैप्टर होगा वो 30 मिनट के समथिंग 3-3 वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगे, लास्ट तक आपको वीडियो देखनी है, साथ बना रहना है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है, हमारा जो पहला चैप्टर होगा, देखो पहला चैप्टर हमारा हम यूनिट 2 में बांटेंगे, ठीक है। देखो आपको पता होगा कि फिजिक्स में लगभग 15 चैप्टर से पहले, हालांकि एक चैप्टर हमारा जो संचार व्यवस्था है वो यहाँ से हटा दिया गया है, तो वर्तमान में हमारे पास जो है चैप्टर 14 है और इसमें से भी लगभग 30% जो सिलेबस है वो कम किया गया है। तो उसे देखते हुए हम क्या करेंगे, इस 30% को कम करेंगे और लगभग जो भी हमारे पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, जो भी आपने आज तक पढ़ा होगा, आपने यदि पढ़ा हो तो आप जांच लें कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले चैप्टर की, ठीक है। देखो पहला चैप्टर 3 नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का न्यूमेरिकल और लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन। लगभग ये मान लीजिए कि आपका जो पहला चैप्टर वो 6 से 7 नंबर का होगा, ठीक है। 1 नंबर का न्यूमेरिकल, 3 नंबर का आर्टिकल और 2 नंबर का हमारे पास थोड़ा डिवाइस कुछ कह सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि पहले चैप्टर में हमारा क्या है। तो चैप्टर हमारे पास जैसे पहला है, तो इस पहले चैप्टर का नाम हमारा विद्युत आवेश और क्षेत्र, ठीक है। तो जैसे साथियों आपको पता होगा कि किसी भी चीज का नाम क्यों रखा जाता है ना। देखो वैसे तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का बहुत ज़्यादा विस्तार है, 1 मंथ तक या लगभग 15 दिन तक ये चैप्टर खत्म होगा यदि हम इससे पूरा नॉलेज में देने लगे कि हम कहने लगे कि आवेश 2 ही प्रकार के क्यों होते हैं, या एक हमारे पास एक नियम आएगा आवेश संरक्षण का नियम। पढ़ा हुआ आपने कि आवेश संरक्षण में क्या होता है कि इस नियम के अनुसार न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है ना। देखो क्वेश्चन बहुत छोटा है पर इसकी कहानी बहुत डीप है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब आवेश को उत्पन्न नहीं कर रहे और नहीं आवेश को नष्ट कर रहे तो उसे एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदल सकते हैं, है ना। तो ये हमारे ये जो पढ़ने की इस तरह की प्रक्रिया होती है ये शुरू से होती है। हालांकि अब पेपर हमारा पास में है तो उसे देखते हुए हम क्या करेंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वही थोड़ी डिस्कस करेंगे जो हमारा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको एक ही कहना चाहता हूँ, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आपके क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल होंगे, लगभग 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर आपका लगभग स्कूल होगा, है ना। उनकी जो कॉफी होगी, उनकी जो सेंटर होगा, लगभग एक ही स्कूल में चेक होती होगी। भाई जैसे आप उत्तराखंड की बात कर लो तो उत्तराखंड का जो हमारा बोर्ड है वो वहाँ नैनीताल में है। अब नैनीताल में लगभग एक जो टीचर होगा वो टीचर लगभग 10 से 15 कॉलेज की कॉफी चेक करता है अकेला। तो उसमें ऐसा कितना दिमाग है, उसमें ऐसा कितना माइंड है कि वो एक आदमी और इतने सारे टीचर, स्कूल का टीचर अलग, ट्यूशन का टीचर अलग, हमारे भाई बहन के नोस्ट वे अलग और कोई अदर टीचर अलग, क्या वो सबकी थोड़ी पढ़ता है? क्या उसमें इतना दिमाग है कि उसने सबकी थोड़ी रट रखी? नहीं, सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसमें मेन चीज क्या है। जैसे मैं बात करने लगा कि आवेश है क्या, है ना। चलो हम बात कर लेते हैं चैप्टर से। हमारा चैप्टर का नाम विद्युत आवेश और क्षेत्र है ना। पहले चैप्टर का जो भी नाम होगा आप चैप्टर का नाम जरूर याद करें, है ना। चैप्टर का नाम आप जरूर याद करें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि वीडियो आप काट करके देंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत आवेश और क्षेत्र। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा चैप्टर खत्म हो गया हमारा नाम लेते ही, कुछ नहीं रहा, क्योंकि इसने कहा कि विद्युत आवेश और क्षेत्र पूरे चैप्टर में अगर इससे अलग कुछ चीज आ जाए ना विद्युत आवेश और क्षेत्र से तो मुझे आगे पकड़ लेना कि इसमें सर ये अलग कहाँ से आ गया। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मैं बात करूं कि आवेश क्या है, देखो हम आवेश की ही बात करेंगे, है ना, कि आवेश है क्या हमारे पास। तो साथियों आवेश है क्या, देखो थोड़ी सी हमारे पास प्रैक्टिकल है। आप स्कूल में जाते होंगे, आप स्कूल में क्या करते होंगे, इस तरह सिर में आपका एक पेन हो गया और आपके सिर हो गया, आप इस तरह जाते होंगे और आप क्या करते हैं, इस तरह
दुब्बड़े में लगा के उठाते होंगे ना, जो घास होता है, घास फूस होता है, उसे उठाते हो, कहते हैं कि देखो चिपक गया, देखो जादू। ये जादू नहीं है, ये विद्युत आवेश है ना। तो ये हमारे पास आवेश है, बस खत्म डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी कि जब किन्हीं दो बिंदुओं को या किन्हीं दो वस्तुओं को, एक और एक दो, आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ खाने के कारण वह वैद्युत में हो जाते हैं, अर्थात उनमें कुछ करंट उत्पन्न हो जाता है। वस्तु के इसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो थ्योरी है जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं लिख के दिखाऊं या आप नोट कर लेंगे बोलते बोलते, जैसे कि आपको अच्छा लगे। कैसे करना चाहिए फिर, लिख के दिखाओ थ्योरी? चलो मैं लिख ही देता हूँ, है ना। देखो विद्युत आवेश क्या होता है, जब किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ खाने के कारण उनमें कुछ करंट उत्पन्न हो जाता है ना। जब किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ खाने के कारण उनमें कुछ करंट उत्पन्न हो जाता है। वस्तु के इसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। साथियों आज तक देखा होगा कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये लगभग एक नंबर में ही आता है। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास विद्युत आवेश ये एक ही नंबर में आता है। यदि 2 नंबर में उठता है तो इसे आप बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे पास कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप छोटी सी लाइन डाल सकते हैं कि विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार। तो साथियों विद्युत आवेश क्या होता है, हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है हमारे पास धनात्मक और एक होता है हमारे पास ऋणात्मक। अब क्वेश्चन एक यही है हमारे पास, अगर हम ज्यादा ही डीप जाने लगे तो विद्युत आवेश 2 ही प्रकार के क्यों होते हैं, बिल्कुल पूछ सकता है। पर हालांकि हमें आईआईटी क्लियर नहीं करनी, हमें सिर्फ क्या करनी है, अभी 12वीं पास करनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट होगा वो हम बाद में समझेंगे। हालांकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ मोटा मोटा बता दूं कि आवेश यदि देखो अगर कोई भी क्वेश्चन नंबर में आता है तो हमें एक शब्द में या सिर्फ हमें एक लाइन में उसका उत्तर देना होता है, न कि हम एक नंबर का इतना सा ले दें, क्योंकि फिजिक्स का बहुत ज्यादा विस्तार होता है और बच्चे क्या करते हैं, शुरू के क्वेश्चनों में अटक जाते हैं, कुछ से पीछे तक नहीं पहुंच जाते, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना लिखना है जिससे हमारी सटीक थ्योरी भी हो। मैंने आपको अभी बताया ना कि टीचर तो एक होगा और कॉफी वो बहुत सारे स्कूल की चाय करेगा और उसमें बहुत सारे मास्टर होंगे, तो ऐसा उसमें कितना दिमाग होगा कि वो सबकी थ्योरी पकड़ लेगा। वो सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ा, वो कंसेप्ट पढ़ा कि कंसेप्ट किसका अच्छा है। यदि आपके पास लिखने का तरीका अच्छा है, यदि आपने अच्छा किया हुआ है, तो आपको नंबर बेशक मिलेंगे, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास इसने कहा कि विद्युत आवेश यदि 2 प्रकार के होते हैं तो आगे कैसे लिखेंगे इसके बारे में। देखो हमने क्या कहा, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होगा हमारे पास, धनात्मक अर्थात प्लस, और नंबर 2 क्या होगा हमारे पास, ऋणात्मक अर्थात माइनस। देखो इनके पास हमारे पास क्या आता है, यदि इनके थोड़े कंसेप्ट मुझे याद नहीं होता है, क्योंकि सवाल में हमारे आने वाले जो सवाल होंगे उनमें ये काम में आएंगे। जैसे कुलाम में पढ़ेंगे आप, है ना, आप गाउस की परे पढ़ेंगे, जैसे परे में हमारे पास आने वाली है, आप गाउस का नियम पढ़ेंगे, तो उनमें क्या होगा, थोड़े कंसेप्ट हमारे पास क्लियर आने वाले हैं। और एक बात और बता दूं आपको, कोई भी सवाल पूरे फिजिक्स में कोई भी सवाल हम समाधान से नहीं करने के, बिल्कुल सिंपल थ्योरी, बहुत देसी लैंग्वेज में करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका ये साथी अंकित चौहान आपको विश्वास दिलाता है कि आपकी फिजिक्स मूल्यों पर होगी और आप सबको ये कहते फिरेंगे कि फिजिक्स तो बहुत सिंपल है। विश्वास दिलाता हूँ, बस जितना आपके पेपर है इतना कोशिश करूंगा कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखो ये बोलता है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, तो 2 ही प्रकार के हमारे पास होंगे। थोड़ा इसके बारे में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं कि यदि प्लस और प्लस, यदि धनात्मक आवेश को पास पास रखा जाए तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। दूसरा एक और, यदि माइनस माइनस को पास रखा जाए तो ये क्या होता है हमारे पास, प्रतिकर्षित होता है। नंबर 1 हम लिख सकते हैं, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि यदि एक जैसे आवेश को पास पास रखा जाता है तो वह प्रतिकर्षित होता है, अर्थात दूर दूर भागते हैं। इस तरह याद कर सकते हैं, यदि लड़की पास पास बैठेगी तो दूर भाग जाएगी, और यदि लड़के पास पास बैठेंगे तो दूर भाग जाएंगे। उसके दूसरा अपोजिट हम देखते हैं, ये आप स्किप कर सकते हैं, रोक के वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखो यदि हम बात करें दूसरे की, कि दूसरा पॉइंट क्या सकता है हमारे पास, दूसरा पॉइंट ये होगा कि यदि असमान आवेश
या वी सजातीय आवेश, अलग अलग आवेश, है ना। नंबर 2 में क्या बोल लेगा कि यदि अलग अलग आवेश प्लस और माइनस या माइनस और प्लस को पास पास रखा जाए तो ये क्या होता है हमारे पास आकर्षित होता है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों बताया कि प्लस को आप लड़का मान लो और माइनस को आप लड़की मान लो, बस मान लो, क्योंकि इससे हमारे पास लगभग बहुत सारे कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे आप पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र के गुण, उसमें बहुत सारे आने वाले हैं। ये हमारे पास इतना सिंपल हो जाएगा ये पहला चैप्टर, आप देखोगे कि हाँ हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा इसे। आपका दोस्त विश्वास दिलाता है कि आप बहुत ज़्यादा अफसोस करेंगे कि काश हमने पहला पढ़ लेते तो आज हम वो नहीं होते। पर टेंशन नहीं लेने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। यहाँ सारा ऐसा पढ़ा जाएगा इससे आपको सारी समझ यहीं से आ जाए, ठीक है। बात बहुत होगी, अब आगे करते हैं। हमने क्या बताया दूसरे नियम क्या होगा इसमें, दूसरा नियम में होगा कि यदि विसजातीय या असजातीय अलग अलग आवेश को पास पास रखा जाता है तो वह आकर्षित होते हैं। कैसे, यदि लड़का और लड़की को पास पास बैठा दे तो वे क्या होते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरा नियम कहता है, अब 2 नंबर का सुन लो, मैं कैसे 2 नंबर का आने वाला है। यदि 2 नंबर का आएगा तो तुम कैसे लिखोगे, कैसे लिखेंगे कि जब किन्हीं 2 बिंदु या वस्तुओं को पास पास रखते हैं तो वह जब किन्हीं 2 बिंदुओं को पास पास रखकर आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ खाने के कारण वह विद्युत में हो जाते हैं, अर्थात उनमें कुछ करंट उत्पन्न हो जाता है। वस्तु के इसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। यदि एक जैसे आवेश को पास पास रखा जाता है तो वह प्रतिकर्षित होते हैं, और यदि अलग अलग आवेश को पास पास रखा जाता है तो वह आकर्षित होते हैं। ये आपका 2 नंबर का कंप्लीट हो गया। इसकी विभव भी है ना, इसकी विभव भी है, इसकी मात्रक भी है। हालांकि आवेश का मात्रक आपको पता है क्या होता है। आवेश का मात्रक, आवेश को क्यू से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, कभी कभी ई से भी डिनोट करते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा हमारे पास, यहाँ कूलाम होगा। लिख सकते हैं आप, इसे हम क्यू या ई से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। देखो उसके बाद हम देखते हैं कि आवेश के गुण सिर्फ वो देखेंगे जो हमारे पास इंपोर्टेंट होगा, वरना ये टॉपिक हमारा 1 घंटे का होगा। हालांकि हमें बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना है। देखो हम आपको बता दें कि आवेश के कुछ गुण पढ़ते हैं हम। विद्युत आवेश है ना, इसे विद्युत या वैद्युत बोल देते हैं हम। विद्युत आवेश के गुण देखो, नंबर 1 गुण पढ़ेंगे आप क्या, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे आप मूल आवेश, तीसरा पढ़ेंगे आप क्वांटीकरण, चौथा पढ़ेंगे आप योज्यता, पांचवा पढ़ेंगे आप सतत आवेश वितरण। हालांकि इसमें हमारे पास सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे। हालांकि मैं बता दूं सबके बारे में दूंगा, पर आपको सिर्फ 2 या 3 ही याद रखने हैं ना। अब मैं आपको बोल के बताऊंगा, आप इसे नोट करेंगे, ठीक है। पहली बात तो यह है कि मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, इसे आप सुन लो बस, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। देखो दूसरा क्या होता है हमारे पास, सतत आवेश वितरण। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है हमारे पास सतत आवेश वितरण। चौथा है हमारे पास, तीसरा है हमारे पास मूल आवेश, और पांचवा है, चौथा है हमारे पास आवेश का वितरण, सतत आवेश वितरण, और चौथा हमारे पास क्वांटीकरण, पांचवा है हमारे पास आवेश की योज्यता। ठीक है साथियों, देखो ये हमारे पास आवेश के कुछ गुण है, मूलभूत गुण है। हालांकि हम कुछ हमारे पास डेफिनेशन ऐसी होती है एनसीईआरटी में जो हमारे याद नहीं होती, जैसे कूलाम का नियम कुछ बाहर से दिया हुआ उसमें। हालांकि उसे छोड़ देंगे, अपनी थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमें कंसेप्ट दिखाना है कि हमने क्या लिखा हुआ है। हालांकि हमें कोई रटना नहीं है चीज, आपको कुछ रटना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है और लिखाना है। आपको कोई पेपर में ये नहीं पूछा है कि तुमने ये कहाँ से लिखा है, नहीं तुम वहां बताने जानोगे, कोई नहीं बताने जानेगा, वहां से सिर्फ देखेगा कि हाँ भाई ये लिखा हुआ है, ये ठीक है, बस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखो मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे, जितना कम पढ़ोगे उतना कम कंफ्यूज होगे। और यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने के, चाहे ज्यादा पढ़ लो चाहे कम पढ़ लो, कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा। ठीक है, देखो हम बात करते हैं आवेश संरक्षण के बारे में, है ना। देखो आवेश संरक्षण के बारे में क्या है आपके पास कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो इसे हम उत्पन्न करते हैं और न ही इसे नष्ट करते हैं, और न ही एक रूप से दूसरे रूप में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये क्या हमारे पास आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद रखना है, वरना मैं आपको कुछ नहीं दे दूं कि भाई आवेश को न तो उत्पन्न कर रहे हैं न नष्ट कर रहे। आशा रहा है ये 2 प्रकार का क्यों है, वो चीज छोड़नी है आपको, सिर्फ आपको थोड़ी पे ध्यान देना है
कि न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह क्या हमारे पास आवेश संरक्षण का नियम है ना। देखो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, आपके पास एक मान होगा E या Q बराबर क्या होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है साथियों, ये आपके पास क्या होता है, आपके पास Q या E का मान होता है, एक आवेश का मान होता है ना। हालांकि अल्फा कण का मान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा, प्रोटॉन का मान क्या होगा, वो चीज बाद की होगी, पहला इसकी बात देखेंगे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम सारी थोड़ी याद करने वाले हैं। देखो हम सतत आवेश वितरण क्या होता है हमारे पास, आवेश का हालांकि इससे छोटा मान भी होगा, बहुत छोटा मान है, बहुत छोटा है ना, इससे छोटा मान होगा, पर वो क्या हमारे पास एनसीईआरटी में प्रचलित नहीं हुआ। हालांकि यूज तो करिए आज हमने, पर वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इसी ये मान माना चलते हैं कि 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम क्या है सबसे छोटा मान आवेश का। तो देखो सतत आवेश वितरण, सतत का मतलब समान रूप से या सतत रूप से, तो आवेश को समान रूप से बांटना सतत आवेश वितरण कहलाता है। आवेश को समान रूप से बांटना, समान रूप से बांटना सतत आवेश वितरण कहलाता है। एक नंबर के साथियों जितने भी क्वेश्चन हमारे सिर्फ एक नंबर में आते हैं, एक नंबर में, तो एक नंबर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। ठीक है, देखो आवेश जो हमारे पास ये हो गए 3 प्रकार के होते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व। ये 3 याद रखना है आपको। एक तो हमारे पास होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक होगा रेखीय आवेश घनत्व और एक होगा हमारे पास आयतन आवेश घनत्व। ये क्या होता है हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, किसके, सतत आवेश वितरण के प्रकार। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं मूल आवेश। देखो मैंने क्या बताया कि आवेश को समान रूप से अर्थात इसी का ये बांटना, भाई इससे छोटी का भी नहीं बांटेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखो मूल आवेश क्या होगा भाई, मूल आवेश होता है जो मूल मान होता है, और सिंपल सी बात है आवेश का मूल मान क्या होगा 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो आवेश की सबसे छोटी इकाई मूल आवेश कहलाती है। आवेश की सबसे छोटी इकाई, और वो क्या है भाई, यही तो है, अरे मैं भी तो ये कह रहा यही तो है। तो हम क्या करें कि आवेश की सबसे छोटी इकाई मूल आवेश कहलाती है, जिसे ई से डिनोट करते हैं, और इसका मान 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। याद हो गया। देखो हमने ये भी याद कर लिया, हमने ये भी याद कर लिया। क्वांटिटी का देख लिया, हालांकि यही हमारे पास अभी तक पेपर में आया है, क्वांटिटी कभी कभी आया है, पर इसे देख लेंगे। देखो फिर इसी के बारे में बात करने वाला है, क्या है आवेश का क्वांटिकन क्या है कि जो आवेश होते हैं ना उसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, वही क्या हमारे पास आवेश का क्वांटिकन है। अर्थात आवेश का मान वही होगा, आवेश का मान क्या होगा 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होगा। आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, यही हमारे पास क्या है आवेश का क्वांटिकन है। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसे आवेशों की परमाणुकता भी कहते हैं, परमाणुकता, परमाणुकता भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं आवेशों की योज्यता। हालांकि आपको पता है कि आवेश क्या होते हैं 2 प्रकार के, प्लस और माइनस, है ना। तो आवेशों को जोड़ते समय उनके संगत चिन्हों का ध्यान रखा जाता है, यही क्या हमारे पास आवेशों की योज्यता है। जैसे मैं कह दूं कि आपके पास प्लस के 4 है और माइनस के 2 है, तो इक्वल टू प्लस के 2। हालांकि इन चिन्हों को ध्यान में रखते हुए जोड़ेंगे, ठीक है। कभी आप अपना ही नियम लगा दो। एक बार फटाफट बता दीजिए। देखो हमने पढ़ा कि आवेश क्या है, तो आवेश क्या था, आपको बताया कि आवेश क्या था हमारे पास। आवेश जब किन्हीं 2 बिंदुओं या 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ खाने के कारण वह विद्युतमय हो जाते हैं, अर्थात उनमें कुछ करंट उत्पन्न हो जाता है। वस्तु के इसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। यदि एक जैसे आवेशों को पास पास रखा जाता है तो वह प्रतिकर्षित होते हैं, और यदि अलग अलग आवेशों को पास पास रखा जाता है तो वह आकर्षित होते हैं। ये हमारे पास आवेश है। आवेश के मूल गुण पढ़े थे हमने, क्या पढ़ा था आवेश के मूल गुण, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण नियम क्या था कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो मेरे लाडलो अगला चलते हैं हम। सतत आवेश वितरण, आवेश को समान रूप से बांटना सतत आवेश वितरण कहलाता है। पृष्ठीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। नेक्स्ट हमारे पास मूल आवेश। आवेश की सबसे छोटी इकाई को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। नेक्स्ट क्वांटिकन, आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे आवेशों की परमाणुकता भी कहते हैं। योज्यता, आवेश
दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इन्हें जोड़ते समय इनके संगत चिन्हों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये आवेश के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। आवेश हमारे पास एक नियम आता है हमारे पास कूलॉम का नियम। हालांकि मैंने ये देखा है कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना, उनके कूलॉम के नियम भी याद नहीं हो पाता। देखो आज आपको इतना अच्छा तरीका बताऊंगा मैं कूलॉम का कि आप सोचेंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा तरीका है। तो मेरा शेरों शेरनियों आ जाओ और कूलॉम का नियम पढ़ो आज। हालांकि कूलॉम के नियम पे बहुत सारे सवाल करने हैं हमें। तो कूलॉम का नियम क्या होता है? कूलॉम है ना, कूलॉम का नियम देखो, इसे आप दो तरीके से याद कर सकते हैं। हालांकि चित्र से याद कर लो या सूत्र से याद कर लो। सिर्फ फिजिक्स में तीन चीज चलती है, चित्र, सूत्र और लॉजिक। चित्र, सूत्र और लॉजिक, इससे बाहर कुछ भी नहीं है फिजिक्स में। कोई समाकलन नहीं है, कोई अवकलन नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, कोई घटा नहीं है, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि अगर मैं कहना है कि 5 + 3 इतने होते हैं, अगर ये भी आप कह रहे हैं तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं कूलॉम का नियम क्या कहता है ना। लॉ ऑफ कूलॉम क्या कहता है? देखो आपको पता होगा कि ये कूलॉम का नियम जो है ना हमारे पास, ये गुरुत्वाकर्षण से निकला। अब गुरुत्वाकर्षण क्या बवाल है भाई? फिजिक्स का निर्माण गुरुत्वाकर्षण तो हुआ है ना। ये बिंदु है, ये वस्तु है, यदि इसे मैं छोड़ दूं नीचे की ओर जाऊंगा, अरे क्यों जाओगा नीचे की ओर ही, यही बताता है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण। आपने नाम सुना होगा हमारे पास न्यूटन का। हालांकि अगर कभी टाइम मिला तो एक कहानी सुनाएंगे आपको न्यूटन की, बहुत अच्छी कहानी है। कैसे कैसे फिजिक्स का निर्माण हुआ, किसने कहा, ये आइंस्टीन कौन था, ये न्यूटन कौन था, ये आइजैक कौन था, ये बहुत सारे वैज्ञानिक हमारे पास आए हैं। फिजिक्स, ये लाइट फिजिक्स, ये पेन फिजिक्स, ये पंखा फिजिक्स, ये फोन फिजिक्स, सब कुछ फिजिक्स के अंतर्गत आएगा ये। हालांकि विज्ञान का बहुत ज्यादा विस्तार है। विज्ञान के से हमारे पास कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, पहले आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, फिर बायोलॉजी पढ़ा होगा, फिर फिजिक्स पढ़ा होगा, फिर आपके पास डिवाइड करते चले जाएंगे, है ना। तो वो बात की बात है, पहले इसमें डिस्कस करेंगे। देखो कूलॉम का नियम क्या होगा, हमारे पास दो बिंदु होते हैं हमारे पास, एक Q1 मान लेते हैं, एक Q2 मान लेते हैं, और हम क्या करते हैं यहाँ से R मान लेते हैं, और क्या मानते हैं यहाँ से हम F मान लेते हैं। ठीक है, तो देखियो एनसीईआरटी का थोड़ा हिस्सा अलग हो जाएगा, उसमें हमारे पास परिणामी, ये सदिश कुछ ऐसा उसमें है, तो उसे छोड़ते हुए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल परिभाषा, अपनी परिभाषा बनाएंगे, है ना। तो देखो कूलॉम के नियम के अनुसार, कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु, एक और एक दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F। अभी आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या बल होगा, है ना। तो सिर्फ आप इसे समझो कि आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा कि आकर्षण का मतलब क्या है, प्रतिकर्षण का मतलब क्या है। और यदि आपको लगे कि मैं समझाऊं कि आकर्षण या प्रतिकर्षण क्यों, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसका मतलब क्यों है, क्योंकि ये लगभग 10 मिनट का टॉपिक होगा हमारे पास कि आकर्षण ही क्यों या प्रतिकर्षण ही क्यों। तो बहुत सिंपल थोड़ी बताने वाला हूं मैं कूलॉम के नियम की, बस ये देख ले आप पहले। इस नियम के अनुसार दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F आवेशों के, है ना, आवेशों के, जो ये F होगा आवेशों के अनुक्रमा अनुपाती तथा दूरी के, F दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ी लिख दूंगा मैं, बहुत सिंपल थोड़ी है ना, ऐसे लिख देंगे। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार या कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F आवेशों के अनुक्रमा अनुपाती तथा दूरी के वर्ग, दूरी क्या हमारे पास यहाँ R, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात उल्टा होता है। ठीक है मेरे साथियों, तो हम बात करते हैं, हालांकि थोड़ी बहुत सिंपल लगी हुई आपको, भाई क्या करना है, दो बिंदु होंगे उनके मध्य एक बल होगा, नीचे दूरी होगी, बस खत्म। और क्या है उसके नीचे आप लिख देंगे कि इस नियम के अनुसार दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2, इन्हें दोनों को जोड़ देंगे तो कुछ इस प्रकार का हमारे पास बन के आएगा
उसके बाद आपको पता होगा हमारे पास जब इस चीज को हटाते हैं तो हमारे पास क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या ले लेंगे हम, ये के स्टूडेंट वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, आपको पता है कोई के का मान उसने दिया हुआ था, क्या देता कि 1/4πε0 और के, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, के छोड़ देते हैं क्योंकि निर्वात में के का मान यहाँ 1 मान लेते हैं। हालांकि यदि आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। तो f बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ f बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन के R²। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है मेरे साथियों, जहां 1/4πε0 इक्वल टू 9 गुना 10⁹ है ना। अब इसका मात्रक यदि आप निकालना चाहते हैं तो इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मात्रा निकालने की, क्योंकि इसके साथ आपको जो गुरुत्वाकर्षण का नियम वो भी समझाना सोच रहा हूँ, वो भी आपको समझा दे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये होता है जहां हमारे पास यहाँ मान लेंगे जहां k इक्वल टू 1, तो जब k का मान 1 हो जाएगा तो k की गुणा किस में रहेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल बराबर आ जाएगा कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन के R²। अब देखियो ये हमारे पास कूलॉम का नियम कंप्लीट हो चुका है। अब कूलॉम के नियम पर बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, जैसे कुछ भी दे सकता है, वो पूछ सकता है, क्योंकि कूलॉम का नियम आपके पास क्या होता है, इसे रफ कर देता हूं मैं, थोड़ा आप कूलॉम का नियम याद कर ले, थोड़ा मात्रा याद कर ले ना। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो न्यूमेरिकल होंगे, आपके न्यूमेरिकल करने के तरीके क्या होते हैं। देखो आपको पता होगा कि मेरी पहचान किसी चीज से होगी, है ना, या तो मेरा नाम होगा, यदि मेरे नाम के 2-4 और लड़के होंगे तो उसका भी कुछ नाम होगा। भाई सपोज करो मेरा नाम अंकित है, तो अंकित नाम के लड़के 2 गांव में हो सकते हैं ना, इस शहर में हो सकते हैं, तो उससे उसकी पहचान नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये पता नहीं कौन सा अंकित है, तो उसके फादर होंगे ना, उसके पापा जी होंगे। अब पापा जी का नाम यदि सेम होगा तो कुछ और पहचान होगी। तो ऐसे हमारे पास क्या होता है, यदि हम कुछ सवाल करते हैं तो उसकी भी हमारे पास कोई पहचान होती है। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार देगा, आपको क्या देगा, देखो यहाँ क्या पूछ सकता है, Q1 Q2 इक्वल टू F। यहाँ से ये तो आपको दे देगा, इस Q का मान दे देगा, इस Q का मान दे देगा, इस R का मान दे देगा, F आपसे पूछ लेगा। सपोज कर जैसे क्या देगा कि इसका मान हमारे पास 9 गुना 10⁻2 और इसका मान दे देगा आपको, चलो मैं माइक्रो कूलॉम ले लूँ, 9 माइक्रो कूलॉम, और ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 10 माइक्रो कूलॉम। ठीक है, और F का मान आपको दे देगा यहाँ 10 न्यूटन, या F पूछ ले आपसे, R का मान दे दे, क्या दे दे कि 10 मीटर। अब मैं इनके मात्रा क्यों लिख रहा, क्योंकि इनकी जो पहचान है ना, आपके पास कूलॉम का नियम होगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन के R²। तो ये सिर्फ आपको पता जा रहा है कि सवाल नहीं होने के आपके हाथ से, सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि Q1 या Q2 या R² इनके मान आप कैसे पहचान करेंगे। यदि किसी के साथ हमारे पास कूलॉम आता है तो Q का मान होगा, यदि R के साथ मीटर आता है तो उसका मान क्या होगा, हमारे पास R होगा, दूरी का मान होगा। वो मीटर दूरी का मात्रक होता है, कूलॉम हमारे पास आवेश का मात्रक होता है। ये आपको छोटी छोटी चीज 11वीं में पता होगा। तो इसी के साथ हम आज ये चीज समाप्त करते हैं, और लगभग आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो सभी साथियों को